स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की जिद की वजह से पंजाब असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज भी बजट पेश न किया जा सका। स्पीकर ने इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने भी बुध को ही ऐवान में इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत ने ऐवान इकबाल में इजलास तो तलब कर लिया, मगर उस इजलास में सेक्रेटरी असम्बली, असम्बली ऑफिशल्स और स्टाफ के फ़राइज़ कौन सर अंजाम देगा? बजट की मंजूरी के कानूनी अमल के बारे में ख़त व ख़िताबत कौन करेगा? मुतादिद इशूज़ पर आइनी और कानूनी सवालात खड़े हो गए। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में नया मोड़, सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबाई असेंबली में दूसरे रोज भी बजट पेश ना हो सका। गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली ने अलहदा इजलास तलब कर लिए। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाला इजलास स्पीकर परवेज इलाही और अपोजिशन की हटधर्मी के बायस 9 घंटे तक ताखीर का शिकार रहा। इस दौरान मुज़ाकरात के मुतादिद दौर भी हुए। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर सप्तान खान ने चीफ सेक्रेटरी और IT की शिरकत बजट इजलास कराने से मशरूत कर दी। हमारा इजलास चल रहा है, अगर वो बजट पेश नहीं करना चाहते और उनको 12 करोड़ अवाम का ख्याल भी नहीं है और हाउस के तकद्दस का ख्याल भी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मर्जी है। 9 घंटे की ताखीर से पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने वजीर खजाना को बजट पेश करने की दावत दी, जिस पर वजीर खजाना अवैस लगारी ने ऐलान किया कि ये इजलास तो गवर्नर ने बर्खास्त कर दिया है, अब इसकी कार्रवाई गैर आईनी है। खुशकिस्मती से हमने आईन के मुताबिक गवर्नर की प्रोरोग होने की नोटिफिकेशन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि गवर्नर का इजलास बर्खास्त करने का इख्तियार खत्म हो चुका है। इजलास बुध के रोज 1 बजे तक मुलतवी किया जाता है। ऐवान इकबाल में गैर कानूनी इजलास बुलाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, अगर गवर्नर इजलास मुलतवी करे तो सेक्रेटरी असम्बली को तहरीरी इतला आती है। अगर इजलास बुलाना हो तो भी गवर्नर भी सेक्रेटरी असम्बली को कहेंगे। सेक्रेटरी असम्बली गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करता है। किसी और जगह रखकर इजलास 4 बंदे बैठ जाएं, ये मजाक है, गैर कानूनी है। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। कानून के मुताबिक इजलास जारी था। 3 दफ़ा लगारी को बजट पेश करने की दावत दी, हुकूमत ने बजट पेश नहीं किया। कानून के मुताबिक इजलास कंटिन्यू था। उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दीजिए कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। अगर गवर्नर साहब प्रोरोग करते हैं इजलास तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्रेटरी असम्बली को, वो गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ना वो प्रोरोग किया है उन्होंने, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि ये इजलास पुराना पहले का कंटिन्यू किया हुआ है। उनका इजलास तो ख़त्म हो गए थे, वो दूसरा इजलास किसी और जगह पे रख के तो कोई 4 बंदे बैठ जाएं जैसे इन्होंने इलेक्शन कराया है और ये उसी तरह का काम करके दिखा दें, ये नहीं हो सकता। ये गैर कानूनी है और ये मजाक है। परवेज इलाही बादशाह सलामत हैं कि जो दिल करेगा करेंगे। ये 4 दिन की स्पीकरशिप पर खुद को क्या समझते हैं? नून लीग रहनुमा अता तारड़ की स्पीकर पंजाब असम्बली पर कड़ी तनकीद। बोले, परवेज इलाही सिर्फ इक़्तिदार के पुजारी हैं जो हर पार्टी के साथ शराकत में रहे। हमने जेलें काटी हैं, उन्हें सार्जेंट एंड आर्म्ड के जरिए असम्बली से बाहर निकालने का कहा गया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने परवेज इलाही को दावत दी कि आप ऐवान इकबाल में अपने स्टाफ को लेकर आएँ, हम आपको इज्जत देंगे। इस मुल्क ने सदा रहना है, हमने और आपने नहीं। की तरह होता है, अपना रास्ता निकालता है। उसके बाद हमने काबीना ने कंसिडर किया कि ये क्या मामलात हैं। उसके बाद गवर्नर साहब ने तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने उनको गुजारिश भेजी कि ये ऐवान इस वक्त ये बिल्डिंग स्पीकर पंजाब असेंबली के नहीं, उसके स्टाफ के हाथ में बिल्कुल उनने अगवा करके रखा हुआ है, मगवी है। असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ के जरिए मुझे कल जो बाहर निकालने की कोशिश की गई, जब बीइंग मिनिस्टर मैं हाउस में दाखिल नहीं हो सकता, बीइंग अ मिनिस्टर मेरे ऊपर सार्जेंट एट आर्म्स छोड़ दिए जाते हैं कि जाएं इनको बाहर निकालें, तो वहां पे कैसे इजलास मुनक्कद होगा?
हुकूमत तब्दीली के लिए किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज की दो टुक तरदीद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है ना तो कोई साजिश हुई ना ही इसका कोई सबूत मौजूद है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बयान दिया कि कौमी सलामती मीटिंग में कहा गया साजिश हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इजलास में क्लियर बता दिया गया था कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले। इजलास के दौरान तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे। अपनी राय का सबको हक है, लेकिन झूठ का सहारा लेकर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने का हक किसी को नहीं है। चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGI, इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से देखा है। शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। अपनी राय रखने का हक हर एक को है, मगर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने का और झूठ का सहारा लेकर इदारों और शख्सियात की साख को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं है। आर्मी चीफ का दौरा चीन इंतहाई अहम रहा। इमदादी पैकेज पर हुकूमत बात कर रही है। दौरे के दौरान मुतादिद मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। CPEC की सिक्योरिटी खुसूसी तौर पर पाक फौज को दी गई है। इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा 2020 से पाकिस्तानी अफवाज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का FATF के हालिया सेशन पर तबसरा करने से इनकार। परवेज़ मुशर्रफ से मुताल्लिक सवाल पर DGISPR ने कहा लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए, ताहम हतमी फैसला उनकी फैमिली को करना है। फैमिली के जवाब के बाद इंतजामात किए जा सकते हैं। ये जो दौरा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चाइना का, ये बहुत अहम दौरा था। कई मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनल कर दिए गए हैं। CPEC की सिक्योरिटी भी खुसूसी तौर पे पाकिस्तान फौज को दी गई। 24 घंटे इसकी सिक्योरिटी पे काम किया जा रहा है। ये जो पाकिस्तान का जो भी दिफाई बजट होता है, इसके बरक्स आप हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ दिफाई बजट जरा सामने रख लें। उसके सामने हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। 2020 से पाकिस्तान फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। पिछले साल जो कोरोना की मद में पाकिस्तान फौज को रकम अलॉट की गई थी, उसमें से 6 अरब रुपया बचाकर हुकूमत को वापस कर, हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उनकी तरफ से बहुत लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, और उन्होंने बड़े अलग इस चीज़ के ऊपर कमेंट्स भी दिए, स्टेटमेंट्स भी दिए उन्होंने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्ट सुपरविजन में अंडर द DGMO ये काम हुआ, जिससे ये सारे मैकेनिज्म को फाल बनाया और गॉट द थिंग्स मूविंग, ताकि वक्त पे और कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू कम दिस फार। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब सीरियसली इल, उनकी सेहत बहुत ख़राब है। इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। इसका फैसला उनकी फैमिली ने करना है, और अगर ये दोनों चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो उसके बाद ही कोई इंतज़ामात किए जा सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। सरगोधा में डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज़ में दाखिल हो गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ की हड़ताल से अस्पताल ऑपरेशन का अमल भी रुक गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गुरोया। जी बिल्कुल, DHQ टीचिंग हस्पताल के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों और दीगर अमले ने जो है आज 10वें रोज़ भी हड़ताल की हुई है। 4 डॉक्टर और 1 नर्स को 19 मई को वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान एक खातून की शिकायत पर जो है वो मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद जो है यहाँ पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस हड़ताल के बायस जो है आने वाले दूर दराज से मरीज़ हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ यहाँ पर YDA सरगोदा, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन और दीगर जो तंजीमें हैं उन्होंने यहाँ पर हड़ताल की हुई है। उनका यही कहना है कि डॉक्टरों को बिला जवाज़ जो है वो मुअत्तल किया गया था, ना तो इनकी शफाफ इंक्वायरी करवाई गई और ना ही इनसे कोई इनके मुतालिक जो है वो पूछगीछ की गई और इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ पर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैया जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं, उनका कहना है कि जो अब पहले लाहौर में जो है हड़ताल पहले से ही हो रही थी, हमारे सर खुशाब, मंडी बावलदीन के अलावा अब
मुल्तान और पिंडी के जो हस्पताल के डॉक्टर हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर हैं हाफिज़ उसामा, उनका कहना है कि हमारे डॉक्टरों को जो है फिलफौर जो है वो बहाल किया जाए, वरना ये एहतजाज का दायरा जो है मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। जी। मौसम की बात की जाए तो महकमे मौसमियात ने मुल्क में प्री मानसून बारिशों की खुशखबरी सुना दी है। बहरा अरब से मरतूब हवाएं आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जबकि 16 से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। बारिशों के सिलसिले से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, साथ ही साथ फसलों और बागात के लिए पानी की सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि बरतानिया में पाकिस्तान के रिकवर किए गए 50 अरब सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए गए। साबिक हुकूमत ने अपना हिस्सा तय करके प्रॉपर्टी टाइकून को रिलीफ दिया। बरतानिया ने यह रकम जब्त की। शहजाद अकबर ने 5 अरब हिस्सा तय करके मामला हल किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात इमरान खान को मिलने वाला सादिक और अमीन का लक़ब जाली करार दे दिया। 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफर की। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराजी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफर की गई है। उसके 2 ही ट्रस्टी फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर आज़म साहब। 240 कनाल ये बनी गाला में है और ये मुसम्मत फरा शहजादी वाइफ ऑफ एहसन इकबाल गुज्जू फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को खुद साइन कर रही है। कैबिनेट ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है, पूरी जो है वो तहकीकात जो है वो करेगी। ये कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान का, ये कोई डिफेंस की डील नहीं है जिससे पाकिस्तान की सलामती जो है वो खतरे में पड़े। ये जमीनों के लेन देन में जो भी कोई ऐसी चीज है जिसको उन्होंने नाजायज समझ के पकड़ा, उस पैसे को पाकिस्तान लाने के लिए जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई उसमें लिखा गया कि ये जो सेटलमेंट है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो सकती है। जैसे वो गए थे ऐसे ही उनकी वापसी में कोई रुकावट नहीं है। इसहाक़ की गैर हाज़िरी की वजह से दायमी वारंट जारी हुए हैं। अगर वो आना चाहें तो उनकी ज़मानत मिल सकती है। मरीम नवाज़ का बाहर जाने से हवाले से मामला ECL का है। उनका पासपोर्ट भी अदालत में जमा है। मरीम नवाज़ ने अदालत में दरख्वास्त की, लेकिन बेंचेस ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने दावा किया कि फरागुगी से मुताल्लिक जो किस्से कहानियां सामने आईं उनमें साबिक वज़ीर आज़म मुलव्विस थे। इम्पोर्टेड हुकूमत को गरीब तबके की नहीं सिर्फ अमरीका की फिक्र है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो उसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक मखसूस पार्टी का विंग बनने से बाज रहे। जिस हुकूमत को कहते थे अहल नहीं है, हमने अपने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाए। मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है, इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली। सिर्फ 3 महीने में हमने बजाय कीमत बढ़ाने के हमने 10 रुपए कीमत कम की डीजल और पेट्रोल की। पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा लीग पे टिकट पे लड़ेगा इसका मतलब जमहूरियत खत्म, FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। PTI के नजरियाती कारकुन का चेयरमैन PTI से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। सख्त सवाल पूछने पर नासिफ पर इमरान खान की मौजूदगी में तशद्दुद किया गया। नासिफ को पार्टी की जानिब से शोकाज नोटिस भी जारी। वाक़या PTI लेबर विंग पिंडी के KP हाउस में पेश आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर तक इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल। पेट्रोल 29 रुपये जबकि डीजल 55 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसला आज करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मंजूरी देंगे।
अपोजिशन की हंगामा आराई में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का 1 खरब 713 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 33% इजाफा और पेंशन भी 5% बढ़ा दी गई। बजट में सालाना मजमूई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 459 अरब, तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 219 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। अपोजिशन की हंगामा आराई में सिंध का बजट पेश। वजीर आला की बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा, तहरीक इंसाफ के अरकान की धक्कम पेल, मुराद अली शाह के सामने आकर नारे। फीसद से एक्सपेंडिचर इस मेड जहाँ हो चुका है उसको हम अगले साल फुली। PP अरकान ने मुराद अली शाह के गिर्द हिसार बना लिया। वजीर आला ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी। जमहूरी तरीके से जब निकाल दिया गया तो इनकी चीखें और निकली है। ये गैर जमहूरी लोग इसी तरीके से गैर जमहूरी हरकतें करते रहेंगे। मुराद अली शाह ने सिंध का 1713 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 33 और उससे ऊपर वालों के लिए 30% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा 33 अरब रखा गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर आला ने बजट तकरीर में बताया सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 362 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल 33 अरब रुपए का खसारा है। जिले ADB का हजम 30 अरब रुपए मख्तस, तालीम के लिए 326 अरब रुपए, सेहत के लिए 207 अरब रुपए रखने की तजवीज है। अमन व अमान के लिए 152 अरब रुपए और महकमे पुलिस के लिए 109 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज है। गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। हमने रखे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, 3 बिलियन रखे हमने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर स्मॉल फार्मर्स। पुलिस कांस्टेबल्स को ग्रेड 5 से अपग्रेड करते हुए ग्रेड 7 करने का ऐलान कर दिया। फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए 1 अरब रुपए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए मख्तस। मुख्तलिफ अजला में 18 करोड़ की लागत से विमेन पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो का कहना है मुनव्वर वसान को कुलसुम चांडियो ने मेरा मोबाइल दिया, एक MPA ने मेरा दुपट्टा खींचा, बिलावल जरदारी की शर्म मर गई है। बिलावल के लुटेरे MPA असम्बली में मौजूद हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया तो एहतजाज करेंगे। सारी मीडिया ने दिखाया इन चोरों को, सारी मीडिया ने दिखाया इन लुटेरों को। मतलब इनके MPAs एक मेरे पे हाथ डालता है, एक मेरा दुपट्टा खींचता है, एक मुझे हाथ मारता है कि क्या बोलूं। एक वो चुड़ैल मेरे ऊपर छोड़ी हुई है, मुनव्वर वसाण को उसने मेरा मोबाइल दिया और उसके बाद जो है वो लेके भागता है और उनके बीच में एक MPA इनका खड़ा हुआ होता है जो मेरा दुपट्टा खींचता है, जो मेरे हाथ दोनों हाथ पकड़ के ऐसे फेंकता है। उसकी भी वीडियो है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं फैसलाबाद में भी दुकानी और तजारती मराकज़ रात जल्द बंद करने के हुकूमती फैसले को ताजरान ने मुस्तरद कर दिया है। ताजरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में मुल्क के तीसरे बड़े शहर में अहम तजारती मराकज़ में ज़्यादातर ख़रीदारी रात के वक्त होती है, इसलिए तजारती मराकज़ जल्द बंद करने से मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तफसीलात शौकत भट्टू की रिपोर्ट में। तवानाई के बहरान के पेश नज़र हुकूमत ने रात 8:30 बजे तजारती मराकज़ बंद करने का फैसला कर लिया। हुकूमत के इस फैसले से ताजर बरादरी में शदीद तशवीश की लहर। कहते हैं फैसलाबाद के अक्सर तजारती मराकज़ में खरीदारी रात के वक्त होती है। गर्मी का मौसम है तो कस्टमर दिन के बजाय रात को मगरब के बाद निकलता है कि शॉपिंग करने के लिए, घर से अपने सारे काम काज खत्म करके लेडीज रात निकलती हैं, इसीलिए वजह से काम बंद हो जाए। ताजरों का कहना है हुकूमत के इस फैसले से उन्हें कारोबार का बहुत कम वक्त मिलेगा, जबकि महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही बहरान से दो चार हैं। कस्टमर का जो आना है वो शाम के बाद ही आना है। दिन में जितनी गर्मी है वो उसमें भी जो ना वो कस्टमर मार्केट में आता ही नहीं है। तो अगर 8 बजे 8:30 बजे गवर्नमेंट ये इकदाम करते हुए मार्केटें बंद करवा देगी और कारोबार जो ना वो बंद होगा तो ये हम गवर्नमेंट के साथ सिर्फ तामन कर सकेंगे, लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। अभी काम नहीं है, शाम को कस्टमर आ रहा है, फर्स्ट में तो काम वैसे ही नहीं है। कस्टमर शाम 4-5 के बाद काम हो रहा है, शाम को 8 बाजार बंद होगा तो फिर तो वैसे कारोबार खत्म हो जाएगा हमारे। ताजर और सनतकार बरादरी का कहना है कारोबारी मराकज जल्द बंद करना मसले का हल नहीं, कारोबार के पहिए की तेज रफ्तार ही मुल्क में खुशहाली, तरक्की और रोशनी की किरण तलू कर सकती है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत कारोबारी मराकज जल्द बंद करवाने की बजाय तवानाई के बहरान से निपटने के लिए अमली इक़दाम करे ताकि तजारती शोबे को नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत भट्टू, नियो, फैसलाबाद।
پاکستان کا پہلا الیکٹرک گاڑیوں کا تیز رفتار چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا. اب صرف 15 منٹ میں گاڑیاں چارج ہوں گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسٹیشنز بنائے جائیں گے. گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے KMC کڈنی ہل اور سفاری پارک میں سولر پینل لگائیں گے. تفصیلات مونا صدیقی کی رپورٹ میں. الیکٹرک گاڑیوں کو گھنٹوں چارج کرنے کا جھنجٹ ہوا اب ختم. پاکستان کا پہلا الیکٹرک گاڑیوں کا تیز ترین چارجنگ اسٹیشن قائم. افتتاحی تقریب میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا بچت اور ماحول دوست کا حصہ ہے. جو لوگ جن کو مہنگائی کی پریشانی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کو سستا فیول اویلیبل ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے میں پرسنلی واؤچ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ الیکٹرک وہیکل کی طرف موو کیا ہے ان کی کاسٹ کٹنگ ہوئی ہے. ان کا جو کاسٹ کا خرچہ تھا منتھلی اس کے اندر کمی آئی اور میں پرسنلی اس بارے میں واؤچ کر سکتا ہوں. CNG ہب کے CEO عبدالحسیب کا کہنا تھا اب صرف 15 منٹ میں بیٹری چارج ہوگی. پاکستان کا فرسٹ فاسٹ چارجنگ چارجر ہے اور یہ 0 to 100 15 to 20 منٹس میں چارج کرے گا. اس موقع پر جرمن سفیر کلارک ہیک نے جرمن ٹیکنالوجی کے چارجنگ اسٹیشنز کو پاکستان کے لیے تحفہ قرار دیا. کیمرامین محی الدین کے ساتھ مونا صدیقی، نیو نیوز کراچی. صحافت ایک عظیم شعبہ ہے. یونیورسٹی آف بلوچستان میں صحافت کے رجحان کو بڑھانے اور صحافیوں کی قربانی کے حوالے سے نوجوانوں کو آگاہ کیا گیا. نوجوانوں نے نیوز کاسٹنگ سے متعلق مقابلوں میں بھی حصہ لیا. محمد خان کاکڑ کی رپورٹ. کوئٹہ میں صحافت کے شعبے میں صحافیوں کی قربانی سے متعلق تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں طلباء اور طالبات کے ساتھ بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی. طلباء اور طالبات کے درمیان نیوز کاسٹنگ کے مقابلے کروائے گئے. طلباء اور صحافیوں نے تقریب کو خوشائند قرار دیا. کہتے ہیں بلوچستان میں صحافیوں نے بڑی قربانی دی ہے اور اس طرح کی تقریب سے صحافیوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. اگر اسی طرح سے یہ نوجوان مختلف مقابلوں میں حصہ لیں گے اور یہاں پر آ کے جو ان کی کمی بیشی جس طرح سے میں نے دیکھی اور بیان کی کہ کس کی رپورٹ میں کیا کمی تھی، اگر وہ ان تمام باتوں کو جو میں نے اسٹیج پر انہیں بتائی ہیں انہیں فالو کریں گے تو میرے خیال میں اس میں بہت اچھا ایک رزلٹ جو ہمارے سامنے آئے گا. کہیں کوئی بات غلط ہو رہی ہے اور ہمیں لوگوں کو یہ موقع ملے کہ ہم انہیں صحیح بتا سکیں تو ہمیں یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. آپ کے ایک شب سے، آپ کے 2-3 جملوں سے، آپ کی ایک اچھی پریزنٹیشن سے لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے. منتظمین کا کہنا تھا کہ نیوز کاسٹنگ کے مقابلوں کا مقصد طلباء و طالبات میں شعور پیدا کرنا ہے تاکہ وہ شعبہ صحافت میں اپنا کردار ادا کر سکے. نئے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، یہ بہت زبردست ہے. اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے، نئے انیشیٹوز لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپاورڈ کریں. تقریب میں کوئٹہ کے علاوہ لاہور، کراچی اور آزاد کشمیر سے طلباء اور طالبات شریک ہوئے. کیمرمین یاسین خان کے ساتھ محمد خان کاکڑ، نیو کوئٹہ. چانگا مانگا میں شہتوت کی شاخوں سے ٹوکریاں بنانے کا رواج کئی دہائیوں سے چلتا رہا ہے اور کئی خاندانوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. ان خاندانوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، رپورٹ کر رہے ہیں مہر وقار انور. شہتوت کے ہرے بھرے باغات، ذائقہ دار شہتوت کھاتے جائیں، شاخوں کو بھی کام میں لے آئے. شہتوت کی شاخوں سے ٹوکریاں بنانا برسوں پرانی روایت. محنت کش انتہائی نفاست اور مہارت کے ساتھ ٹوکریاں بناتے ہیں. پہلے شاخوں کی کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر انہیں آپس میں پرویا جاتا ہے. چھانگے مانگے دیا بڑی سونیاں گول مٹول ٹوکریاں نے میں خریدن واسطے آیا. مہنگی ہونے کی وجہ تو میرا ریٹ نہیں بنیا. شاخیں نرم ہو تو دن میں 10 سے 12 ٹوکریاں بآسانی بن جاتی ہیں. چھوٹی ٹوکری 300، بڑی 400 روپے میں فروخت ہوتی ہے. کاریگر کہتے ہیں 1 ایکڑ کی فصل سے سال بھر ٹوکریاں بنائی جا سکتی ہیں. ٹھیکیدار جنگل سے چھڑیاں لے کے بنا کے چھوٹی بڑی ٹوکری تیار کرنا. پلاسٹک کی ٹوکریاں آنے کے بعد لکڑی سے بنی ٹوکریوں کے استعمال میں کمی آئی ہے. البتہ بعض مقامات پر پرانی روایت آج بھی برقرار ہے. کیمرامین شفاقت یاسین کے ساتھ مہر وقار انور، نیو نیوز چونیا. ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی میں سندھ ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ ریسلنگ لیگ کا آغاز ہو گیا ہے. لیگ میں 5 ریجنز کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. ایونٹ کے ابتدائی روز کراچی کے پہلوان چھائے رہے. زاہد غفار رپورٹ کریں گے. 3 روزہ ایونٹ کا افتتاح ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح محمد مری نے کیا. ابتدائی روز کراچی کے پہلوان چھائے رہے. ریسلرز ایونٹ کے انتظامات سے بھی مطمئن نظر آئے. ہم یہ امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا ان کی طرف سے بھی اور اس کو اور جو ہے فیسلٹیز دی جائیں گی. ٹورنامنٹ کے منتظم اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ریسلنگ لیگ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا حصہ ہے جس کے تحت نیا ٹیلنٹ سامنے لانا ہے. نیا ٹیلنٹ ابھر کے آیا ہے اور ایک نئی ریسلنگ کی شروعات ہوئی ہے سندھ میں.
इन मुकाबलों के फाइनलिस्ट पहलवान रेसलिंग के नेशनल इवेंट के लिए सिंध की टीम में मुंतखब किए जाएंगे। नेशनल इवेंट अगले माह लाहौर में मुनक्किद होगा। जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़, कराची।